नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ। हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबर, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर, क्योंकि जहां पे प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करते हुए कई सारे बिंदुओं का जिक्र उन्होंने किया। आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया, गरीबी का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ ही और क्या क्या बिंदु उन्होंने अपने संबोधन में शामिल किए हैं उन पर करेंगे चर्चा। लेकिन इसके साथ ही अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कल होने वाले हैं। झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव है, किस तरह की तैयारियां हैं, साथ ही महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे, कैसी तैयारियां हैं वहां पर, उस पर करेंगे चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कि क्या है दिल्ली का हाल, और इसके साथ ही तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले नया सवेरा की शुरुआत करेंगे सुबह की अहम खबरें यानी सुर्खियों के साथ। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता, वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी जोर। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की उठाई आवाज, कहा भारत खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। G20 से अलग पीएम मोदी ने की कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, आपसी हितों और कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। दमघोटू प्रदूषण के कारण JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस, दिल्ली नोएडा के भी सभी स्कूल बंद, आज से ऑनलाइन पढ़ाई। और लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के देश भर में 22 ठिकानों पर छापे, 6.42 करोड़ रुपए और 12.41 करोड़ रुपए की FDR बरामद। और इसी के साथ चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन नया सवेरा की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की, जहां इस सम्मेलन के लिए विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों को जल्द समाधान पर जोर दिया है। इस सम्मेलन के घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए UN चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर भी बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में मानवीय सहायता प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा किया। कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए
30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। पीएम ने फसल बीमा योजना का जिक्र किया, बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है। किसानों को 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान है। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान करने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर, बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान है। पीएम ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया गया है, जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से खास मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर भी विचार विमर्श हुआ और दोनों नेताओं की वार्ता में जिन क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई उनमें वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और साथ ही फार्मास्यूटिकल्स इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में पुर्तगाल के अपने समकक्ष लुइस मोंटेनेग्रो से भी मुलाकात की है। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मजबूत रक्षा संबंध और लोगों से लोगों के संबंध मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इटली की समकक्ष ने संस्कृति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 का स्वागत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोर से भी मुलाकात की है। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश संबंध मजबूत करके नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और ब्लू इकोनॉमी में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इस साल की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की सफल मेजबानी के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष कियर स्टारमर से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भारत की बड़ी प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हम व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देना चाहते हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की है।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से खास मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राजील के दौरे पर है, जहां G20 शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने शिरकत की। इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और उस मुलाकात की बेहद खास तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसी पर चलिए सीधा आपको लिए चलते इस वक्त रियो डी जेनेरो, जहां पर हमारे सहयोगी असीम मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं। G20 से जुड़ी हुई एक एक अपडेट हम तक साझा कर रहे हैं। असीम, यहाँ भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ तो सुबह हो रही है, तो सबसे पहले सुप्रभात आपको। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, G20 शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र कहीं ना कहीं जारी कर दिया गया और इस घोषणा पत्र में कई सारे बिंदुओं को शामिल किया गया। आखिर कौन कौन से वो अहम बिंदु हैं? कृतिका, गुड मॉर्निंग आपको। लेकिन यहाँ पे ब्राजील में और खासकर रियो की बात करूँ तो यहाँ रात के 11:30 इस वक्त बज रहे हैं और मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ, अपने दर्शकों के साथ इस वक्त मुखातिब हूँ। बहुत ही अहम सवाल आपने किया कि ये जो रियो घोषणा पत्र है, जिसकी चर्चा बीते कई महीनों से की जा रही थी कि आखिरकार इस रियो घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया जाएगा, किन मुद्दों को शामिल किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो कि 3 मुद्दों की बात ब्राजील ने इस बार की थी कि हम इन 3 मुद्दों पर वैश्विक नेताओं की सहमति चाहते हैं, उन पे जरूर बातचीत हुई, सहमति बनी और उसको रिफ्लेक्ट भी किया गया इस बार के घोषणा पत्र में। मसलन सबसे पहला भूख और गरीबी के खिलाफ जो वैश्विक एक गठबंधन की बात की गई थी, उसको भी इस पूरे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, उसमें किस तरह से सुधार हो, इसको लेकर भी इस रियो घोषणा पत्र में इसकी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ एनर्जी जो ट्रांजिशन है, ऊर्जा का संक्रमण, इसको लेकर भी बातचीत की गई और इसको लेकर भी इस रियो घोषणा पत्र में शामिल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हिंसा का भी दौर चल रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया की बात हो या फिर रूस यूक्रेन की बात हो, इन तमाम हिंसा के बैकड्रॉप पे ये रियो समिट हो रहा है और इसको परिलक्षित किया गया है इस बार के घोषणा पत्र में भी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या फिर पहले परोक्ष रूप से इसको जोर दिया गया जी। चलिए, हमारे सहयोगी असीम हमारे साथ जी। जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने हर एक कोई युद्ध कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम अगर विकास चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो हमें युद्ध को हटाना होगा, युद्ध को भूलना होगा और सिर्फ संवाद के जरिए ही हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें इस बार के घोषणा पत्र में की गई हैं और एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर बात की गई है, जैसा कि आपने कहा, और किस तरह से भूख और गरीबी के खिलाफ जो एक वैश्विक उन्मूलन की बात की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम बातों को रियो घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। कृतिका जी। असीम, एक छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हुआ जिसमें उन्होंने भारत का दृष्टिकोण रखा, साथ ही भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है उसकी भी बात कहीं ना कहीं, जो मंत्र है भारत की प्रगति का, वो तमाम देशों को देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए। बिल्कुल कृतिका, देखिए, जब प्रधानमंत्री पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे, उसका विषय था कि जो वैश्विक गरीबी और भुखमरी है, उसके खिलाफ हम किस तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबके सामने भारत ने एक एग्जाम्पल पेश किया है, एक उदाहरण पेश किया है कि इतनी बड़ी आबादी में से 85 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त अनाज की सुविधाएं दी जा रही है। ये तो हुई भारत की बात। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे भारत उभरा है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के ही विशेष अनुरोध पर और पहल पर जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल किया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन में बहुत सारे ऐसे देश अभी भी हैं जहां की भुखमरी है और गरीबी है, और हम जानते हैं कि हमने जी रिपोर्ट में भी दिखाया अभी भी। चलिए, ठीक है असीम, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ हमारे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास वापस रुक करेंगे, आपसे जानेंगे तमाम चीज़ें, लेकिन लगातार हमारे नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर। इसी के साथ असीम, फिलहाल शुक्रिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
हमारी पीढ़ियां गरीबी में गुजर गईं। हम रोज उठकर वन देवता से शहद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, बांस सब लाते थे, इधर उधर बेच देते थे। कभी 4 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं। पर वो बीते कल की बात है। आज हम अपने वन उत्पाद वन धन विकास केंद्र ले जाते हैं। वहाँ मेरे जैसी बहनें पैकेजिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। देखकर खुशी होती है। पूरी दुनिया दीवानी है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। पहले 10-12 वन उत्पाद पर MSP मिलती थी, आज 87 पर मिल रही है। जमीन के हक भी हमारे नाम हुए हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महाराष्ट्र और झारखंड में कल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। जी हां, महाराष्ट्र में कल एक चरण में विधानसभा चुनाव होना है, जहां राज्य के सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक साथ होने वाले इस मतदान के लिए चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। महायुति गठबंधन में भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी NCP शामिल है। और वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना UBT और NCP शरद पवार शामिल हैं। राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक और जहां भाजपा की ओर से पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राज्य भर में प्रचार की कमान संभाली। इसके साथ ही राज्य के स्थानीय पार्टियों के दिग्गज नेता शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना 81 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के 101 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां शिवसेना ने 95 और NCP ने 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए हैं। तो वहीं अन्य पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन भी चुनावी मैदान में है, जहां BSP ने 237 उम्मीदवार उतारे हैं और AIMIM ने 17 उम्मीदवार उतारे हैं। चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें तो महायुति अपनी लोकप्रिय योजनाओं जैसे माझी बहन माझी लड़की के माध्यम से महिलाओं को सहायता देकर सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी ने सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। राज्य में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ जनता 4,136 उम्मीदवारों के भविष्य कल तय करेगी। राज्य में पारदर्शी चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां राज्य में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है और राज्य में कुल 1,427 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं, साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को उनकी इच्छा अनुसार घर पर ही मतदान करने की भी सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग की ओर से मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराए गए EVM एवं VVPAT का निरीक्षण पूरा कर लिया गया।
साथ ही इन 288 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर सील कर दिया गया है। मतदान के लिए जरूरी सामग्री लेकर कर्मचारी गढ़चिरौली जैसे दूर दराज के इलाकों में पहुंच चुके हैं। तो ये तो बात रही महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। इसके बाद अब बात कर लेते हैं झारखंड की भी। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 11 जिलों की 38 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां दूसरे चरण के लिए सोमवार शाम को प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। सभी दल आखिरी चरण का प्रचार खत्म होने के बाद पूरी ताकत से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। 20 नवंबर यानी कि कल जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुरेश महतो जैसे बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से भी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में कुल 14,218 बूथ बने हैं, जिनमें कई विशेष बूथ महिलाओं के लिए भी बनाए गए हैं। 20 इसके बाद में 23 नवंबर को गिनती की जाएगी। और इन चुनावों के मद्देनजर हमारी जो डीडी न्यूज की टीम है वो लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रही है और चुनाव से जुड़ी हुई एक अपडेट हमारे तक साझा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिशिर से। हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही देवघर से राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गिरिडीह से अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो एक ही चरण में मतदान कल होने वाला है, 288 सीटें हैं और पोलिंग पार्टियां आज ही रवाना कर दी जाएंगी। आपने लगातार महाराष्ट्र का ये चुनाव आप शुरू से कवर कर रहे हैं, किस तरीके का नजारा इस बार देखने को मिला है? महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से तमाम वादों की जो बौछार भी की गई है। बिल्कुल, देखिए कृतिका, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में अलग है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हुआ करती थी, ट्रेडिशनल दो पक्ष हुआ करते थे, जिस प्रकार से हम देखते थे कि एनडीए बनाम यूपीए, इस बार अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखें तो उसमें दो पार्टियों में सीधी फाड़ बन चुकी है और इसलिए वो सभी पार्टियां इस वक्त, चाहे फिर वो एनसीपी हो या शिवसेना हो, दो एनसीपी के गुट है, दो शिवसेना के गुट इस वक्त विधानसभा चुनाव में उतरे हुए और इसीलिए समीकरण जो है काफी बदल चुका है। हालांकि बाकी अन्य पार्टियां, छोटे क्षेत्र पक्ष भी इस चुनाव में है। फिर हम बात करें वंचित बहुजन आघाड़ी की, इस बार महाराष्ट्र निर्माण सेना जो है वो भी चुनावी मैदान में है, साथ ही साथ जन स्वराज पक्ष जैसे तमाम छोटे पक्ष जो है वो भी चुनावी रण में है। तो ऐसे में इस बार जो है पॉलिटिकल पंडित को यह गणित बांधना काफी कठिन हो चुका है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से जो है वोटिंग पैटर्न हो सकता है। हालांकि मुद्दों की बात हमने जरूर की, मुद्दों की बात में अगर देखा जाए तो इस बार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाया था, ये मुद्दा जो है कांग्रेस ने इस बार भी उठाया है। तो वही अगर बीजेपी की बात करें तो एक है तो सेफ है के नारे को बुलंद कर दिया गया है। विकास के अलग अलग मुद्दे भी दोनों पक्षों द्वारा जो है पूरे चुनावी प्रक्रिया में सामने रखे गए थे। किस प्रकार से जो है अगर महायुति सत्ता में आती है वो क्या करेगी, कौन से वायदे होंगे। तो वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इन सभी मुद्दों को रखा है। इस बार अगर देखा जाए तो स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त जो है महाराष्ट्र में आ चुकी थी और जिस प्रकार से हम अमूमन देखते हैं बीजेपी के जो संगठनात्मक एक कौशल होता है उनका, इसीलिए कई राज्यों से नेता जो है उस राज्य में जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। कांग्रेस ने भी अमूमन कुछ इसी प्रकार से नीति यहाँ पर अपनाई दिखाई दे रही, इसलिए राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी समेत बाकी जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, इस बार हमने देखा कि महाराष्ट्र में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और दौरे करते नजर आए। इस बार जैसे मुद्दों को देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है जातीय समीकरणों का भी रहा है। तो ऐसे में ये मुद्दा भी काफी उठाया गया है दोनों पक्षों द्वारा कि किस प्रकार से इस मुद्दे पे दोनों पक्षों की राय है। तो ये भी मुद्दा एक चुनावी समीकरण में काफी महत्वपूर्ण होता है। अब जबकि 24 घंटे से भी कम समय रह गया कृतिका, इस वक्त हम देख रहे हैं जो चुनाव आयोग है उसने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर लिया। खास तौर पर अगर 1 लाख के आसपास चुनावी जो बूथ यहाँ पर बनाए गए, जब मतदाता बूथ बनाए गए जहाँ पे लोग वोटिंग करेंगे, तो ऐसे में केंद्रीय पुलिस फोर्स की बात करें, साथ ही साथ पुलिस फोर्स की बात करें, इनको डिप्लॉय किया गया है। ईवीएम और वीवीपैट को अगर देखा जाए सील कर चुका है। इसके बारे में जो है हम बार बार देखते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा भी जो है इसके बारे में जानकारी जो है लोगों को दी गई है।
गूगल ऐप के जरिए जो है इस बार जो लोग है वो अपना मतदान क्षेत्र जो है, मतदान केंद्र जो वो ढूंढ पाएंगे। तो इस प्रकार से फिर चाहे वो स्वीप एक्टिविटी के जरिए लोगों में जन जागृति हो, ये चुनाव आयोग ने किया है। साथ ही साथ जो नए मतदाता है उनको भी लुभाने के प्रयास यहाँ पर जो है चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट किस प्रकार से हो, इस पर भी ध्यान जो है चुनाव आयोग ने दिया है। ठीक है शिशिर, आपके पास वो वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में झारखंड के देवघर से राजेश राज भी हमारे साथ लगातार बने हैं। राजेश, देखा जाए तो आप भी लगातार चुनावी कवरेज के लिए वहां पर मौजूद है। तमाम लोगों से भी आपने बात की, तमाम नेताओं से भी आपने बात की। किस तरीके का माहौल दिख रहा है और नेताओं के जो वादे दावे हैं उसमें और साथ ही जमीनी स्तर पर जो लोगों के मुद्दे हैं, जो पॉइंटर्स हैं, उनमें कितना अंतर नजर आता है जमीनी स्तर पर आपको? देखिए, सबसे पहले तो कृतिका मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कल शाम 5 बजे जब प्रचार का शोर थमा तो कहीं ना कहीं तमाम जो सियासी दलों के हेलीकॉप्टर जो आसमान में उड़ रहे थे, मंडरा रहे थे, उनके मंडराने का सिलसिला जो है वो थम सा गया। और तमाम दलों के जो बड़े नेता थे उन्होंने जोरदार प्रचार झारखंड में करने का काम किया और संथाल परगना के इलाके में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। कल की अगर बात करें तो कल से लेकर पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान 100 से ज्यादा सभाएं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने की, जो कहीं ना कहीं एक मतलब एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री से लेकर 6 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव प्रचार करने का काम किया। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव समेत 6 मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए। कल अक्षरा सिंह जो भोजपुरी फिल्म स्टार है वो भी चुनाव प्रचार के लिए आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवघर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रचार का शोर थम चुका है। आज डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, लेकिन टेलीविजन पर आकर कोई भी प्रत्याशी प्रचार नहीं करेंगे। ये राज्य निर्वाचन कार्यालय ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि टेलीविजन पर भी प्रचार नहीं हो सकेगा। अखबारों में इश्तहार देने का सिलसिला जो है वो शुरू है और 645 जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उनको टोटल 645 टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जिसमें कि अर्धसैनिक बल, झारखंड पुलिस और होमगार्ड के जवान जो हैं वो झारखंड के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। और वादों और न्यारों की अगर बात करें तो दोनों तरफ से लोक लुभावन नारों की गूंज जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ी है। और भाजपा और झामुमो के जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने घोषणा पत्रों में जनता के हितों की हिमायत करते हुए नजर आए। लोक लुभावन नारे भी दिए गए। अब देखना होगा कि कल जब मतदान का काम शुरू होगा तो जनता पर इन वादों का, इन नारों का कितना असर होता है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये वाकई देखना होगा कि जनता का जनादेश किस ओर जाता है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन साथ ही हमारे साथ अजीत भी बने हुए हैं जो कि झारखंड के गिरिडीह में इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दी जाएंगी। तैयारियां क्या कुछ हैं वो तो हमें बता ही चुके हैं राजेश राज, लेकिन वहाँ के चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें तो जनता के क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार जनता जो है मतदान करती हुई हमें नजर आएगी? देखिए कृतिका, हम कई दिनों से यहाँ पर जो झारखंड का नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, गिरिडीह और आसपास के इलाकों में है, और यहाँ पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो चुनाव हैं अगर इसकी बात करें तो 38 सीटों में से 18 सीटें जो है वो संथाल परगना में आती हैं, 18 सीटें जो है वो उत्तरीय छोटा नागपुर में आती है और 2 सीटें जो है वो दक्षिणी छोटा नागपुर के पठार में आती है। तो कुल 38 सीटों पर चुनाव हो और यही वो सीटें हैं, यही 18 सीटें हैं, हम कह सकते हैं संथाल परगना की सीटें हैं, जिसको लेकर डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा जो है बीजेपी इस चुनाव में पूरे बनाती रही है। रोटी बेटी माटी का स्लोगन बीजेपी ने दिया था और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करती रही है। हालांकि आदिवासी अस्मिता को लेकर जेएमएम और जो इंडिया अलायंस है वो भी लगातार मुखर रहा है। तो इस बार जो चुनाव है यहाँ पर हम जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि आदिवासी अस्मिता जो है उसको लेकर लोग बात करते हैं। तमाम जो
दोनों ही जो अलायंस हैं वो जिस तरीके से यहाँ पर रोटी बेटी माटी या आदिवासी अस्मिता को लेकर बात कर रहे हैं उसको करते हैं, लेकिन जब रिमोट एरिया में जाते हैं, ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर मूलभूत संरचना जो है, स्थानीय मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं हावी दिखाई देते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और दूसरे जो अन्य मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, पलायन के मुद्दे हैं, ये हमें ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये मिले जुले मुद्दे जो हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसी चुनाव से निर्धारित होगा कि जो आदिवासी अस्मिता की बात या बांग्लादेशी घुसपैठ की बात जो है बीजेपी करती आई है या जेएमएम जो है वो उसको नकारती आई है, वो कितना डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है, क्योंकि इस चुनाव में ही ये तमाम सीटें शामिल है जो कि इन इलाकों से लगती है जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा जो है बीजेपी करती आई है। अगर हम बात करें तो ये चुनाव जो है ये हाई प्रोफाइल सीटें इसमें ज्यादा हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ पर मैदान में है, बिल्कुल बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मैदान में है, रविन्द्रनाथ महतो जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मैदान में है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर आजसू के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो वो मैदान में है, जयराम महतो जो कि जो JLKM यानी कि सारे जो नेता हैं उनकी भी किस्मत कल दांव पर लगने वाली है अध्यक्ष है वो मैदान में है। देखिए और वो कम से कम 10 सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शिशिर और राजेश राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में यानी कि झारखंड की 38 सीटें और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कल मतदान होगा, जिसके बाद में उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 23 तारीख को आएंगे नतीजे। देखना होगा कि 23 तारीख को किस तरीके के नतीजे आएंगे, जनता का जनादेश क्या रहता है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरें और भी हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, जहां ईडी ने कई जगहों पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हाँ, ईडी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह अभियान सेंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई फ्यूचर गेमिंग होटल बिजनेस और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ चलाया गया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने जांच को PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत किया। ईडी ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकद रुपयों के साथ साथ जांच अभियान के दौरान 12.41 करोड़ रुपए की FDR भी बरामद की है, जब्त की है। और वहीं साथ ही ईडी ने 6.42 करोड़ रुपए के फ्रीज भी कर दिए हैं। तो ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देखने को मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है और कई जगह पर छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण का असर शिक्षण संस्थानों पर भी अब देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा,
फिजिकल मोड में रेगुलर क्लासेस 25 नवंबर को फिर से शुरू होंगी। दिल्ली एनसीआर में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और अब इन छात्रों के लिए भी ऑनलाइन क्लास आयोजित की जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में प्री से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश दिया गया है। नोएडा के डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि 23 नवंबर तक सभी के लिए ऑनलाइन क्लास चलेंगी और 23 नवंबर के बाद हालात को देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। लगातार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैब का चौथा चरण भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना इजाजत ग्रैब 4 को नहीं हटाने का सख्त निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है और संस्थानों से पब्लिक हेल्थ के मद्देनजर निवारक उपाय करने का आग्रह किया। तो वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कार्यालयों को अलग अलग समय पर खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में ये आदेश 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कार्यालय का समय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक का कर दिया गया। तो जहरीले प्रदूषण का असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां कई जगहों पर AQI की अगर हम बात करें तो 500 टच कर चुका है। वहीं अगर हम देखें तो दिल्ली के अधिकतर जगहों पर AQI 500 दर्ज किया गया, जिसमें अलीपुर, अशोक विहार, आनंद विहार है, बवाना, दिलशाद गार्डन, जहांगीरपुरी, मंदिर मार्ग, मुंडका, नरेला, नॉर्थ कैंपस, पटपड़गंज, रोहिणी, शादीपुर, सोनिया विहार और वजीदपुर, ये सभी वो जगह हैं जहां पर AQI जो है 500 पहुंच चुका है। इसके अलावा दिल्ली से सटे लोनी, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में भी AQI 500 के करीब दर्ज किया गया। तो वहीं दिल्ली की बाकी जगहों पर भी वायु गुणवत्ता का जो स्तर है वो 500 टच नहीं हुआ, लेकिन 500 के करीब ही दर्ज किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। तो प्रदूषण का स्तर इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी के चलते ग्रैब 4 भी लागू किया गया है। जो स्कूल हैं उनमें अहम फैसला लिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी सभी छात्र छात्राओं के लिए। साथ ही विश्वविद्यालयों को भी इन दिनों बंद कर दिया गया है और आगे का फैसला भी लिया जाएगा। फिलहाल 22 और 23 तारीख तक इस जो विश्वविद्यालय है उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। इस बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राज्यों को प्रदूषण से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान तेज करने, साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में मीडिया चैनलों के जरिए लक्षित संदेश प्रसारित करने और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता को मजबूत करने को कहा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए प्रहरी निगरानी प्रणाली में भागीदारी बढ़ाने को भी कहा है। मंत्रालय ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, पहले से बीमार लोगों और प्रदूषण के संपर्क में आने वाले श्रमिकों सहित कमजोर आबादी पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फायर सेफ्टी को लेकर भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। इस पत्र में राज्य स्वास्थ्य विभागों से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में आग दुर्घटनाओं की रोकथाम, तैयारी और शमन के लिए मजबूत प्रबंध करने को कहा गया। साथ ही मंत्रालय ने हॉस्पिटलों की क्षमताओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने पर कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी अस्पताल में लगी आग के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। और दिल्ली में इस बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं कि आखिर क्या है दिल्ली की आबोहवा। तापस, देखिए, अगर दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो चुनावों में वादा किया गया था कि फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जाएगा, लेकिन उसका तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल फ्री प्रदूषण जरूर दिल्ली वासियों को मिल रहा है। बहुत सही कहा आपने कृतिका कि जो वादा किया था वो वादा दिखता नहीं है। कहा गया था कि दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाएंगे। वर्ल्ड सिटी छोड़िए, शायद एक नॉर्मल सिटी जो टियर 2 टियर 3 सिटी जो जिसमें जो सुविधाएं होती है वो शायद अभी मिलना मुश्किल है।
इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा 488 488 AQI लेवल है, एवरेज AQI दिल्ली का। और बहुत से ऐसी जगह जैसे कि अलीपुर दिल्ली में जो 500 का आंकड़ा छू चुका है, बवाना में 498 है। वैसे ही और भी जगह है दिल्ली के आसपास के, वहां पे जहांगीरपुरी, वहां पे 495 है। और सबसे आखिरी में बताना चाहूंगा आपके विवेक विहार, वो उसमें 496, और शादीपुर और बाकी जो सोनिया विहार जो है वहां पे भी 500 का आंकड़ा छू चुका है AQI का। ये जो AQI मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही खतरे की स्थिति में है। और ग्रैप वो कल भी दिल्ली सरकार को और बाकी जो एजेंसीज है उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। और एक और आपके माध्यम से सारे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि बार बार ये सरकार कहती है कि पंजाब में इतना ज़्यादा नहीं है, स्टबल बर्निंग नहीं है। कल एक रिपोर्ट आई है पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के डेटा एक उसका प्रकाशित हुआ। उसमें कहा गया है कि कल 1250 के करीब फ्रेश फार्म फायर केसेस, यानी जो पराली जलाने के जो केसेस है 1250 के करीब आए हैं। और टोटल 9655 टोटल केसेस अभी तक हो चुके हैं। तो जो पराली की जो घटनाएं हैं वो करीब 35 से 40% इस वक्त जो पोल्यूशन का सिनेरियो है उसमें उसका योगदान है। और हाँ, उसके साथ साथ मेट्रोलॉजिकल कंडीशन भी है, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त जो फॉग, स्मॉग, ये दोनों मिला के ही हो रहा है। लेकिन उसके साथ ये जो पराली की घटनाएं हैं, जो पोल्यूशन अंदर से जो दिल्ली की पोल्यूशन है वो उसमें बढ़ोतरी है। ये सब चीज़ें एक चीज़ दर्शाती है कि जो नीजर रिएक्शन हम लोग करते हैं, एक बार प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उठ के खड़े होते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, लेकिन पहले से ही क्यों ये डिसीजन नहीं लिए गए, पहले से ही क्यों इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, वो भी एक बात है। कल भी हमने इस बात को उठाया था कि स्कूलों में कहा गया था कि 10-12 को छोड़ के बाकी बच्चे जो है उनको में छुट्टी दे, उनको ऑनलाइन क्लासेस की जाए। कल हमने इस बात उठाई थी कि क्या 10th और 12th के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। तो कल रात को ये डिसीजन लिया गया बाद में कि 10th और 12th के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाए। तो ये डिसीजन क्यों पहले से नहीं ली जाते, ये इस पर बड़ा सवाल है। जी, तापस अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे सवाल उठाए कि आखिर समय रहते ही ग्रेप 3 क्यों नहीं लागू किया गया। जब पॉल्यूशन 200 पार और 300 पार हो रहा था तभी क्यों नहीं लागू किया गया ग्रेप 3? हमें 400 पार का इंतजार क्यों किया गया? और 400 पार भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई दिन रहा है, तब जाके ये अहम फैसला लिया गया। बात वही आ जाती है कि क्या ये जो डिसीजंस हैं ये बार बार ऐसे समय पे लिए आते जब सिचुएशन एकदम अलार्मिंग कंडीशन में पहुंच जाता है। ऐसी सिचुएशन पहुंच गई है जहां पे लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। हम लोग बाहर हैं, कल हम बाहर थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और हम खुद फील कर रहे थे कि गले में दर्द, दिक्कत होने शुरू हो जाती है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या मतलब एसी में बैठ के जो लोग डिसीजन लेते हैं उनको बाहर आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। और पहले से ही ऐसा नहीं है, इस नवंबर के फर्स्ट वीक से हम देख रहे थे कि 300 350 के पार जा रहा था, तब क्यों ये डिसीजन नहीं ली गया कि गैप 3 और स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है वो लिया जाए जिससे कि ये सिचुएशन हाथ से आगे ना निकल जाए। अभी क्या है, अभी सिचुएशन हाथ से आगे निकल गई है, अब करो या मरो की सिचुएशन है, क्यों लोग कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से उसको रोकने की, तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पहले से ये डिसीजन लेना चाहिए, पहले से ही इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तपस तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाकई दिल्ली में जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तब जाकर ग्रेप 4 कहीं ना कहीं लागू किया गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासियों को और हम सभी को राहत मिलेगी या नहीं। तापस शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे बढ़ लेते हैं जहां आज देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि साहस और देशभक्ति की सच्ची प्रतिमूर्ति झांसी की निडर रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहादुरी और प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके नेतृत्व ने दिखाया कि सच्चा दृढ़ संकल्प क्या होता है।
और नए समय में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का और जानते हैं अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हमारी सहयोगी भावना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो तमाम अखबारों को लेकर और उनकी खबरों को समेटे हुए हमारे साथ जुड़ी हैं। भावना, सुप्रभात। आज के अखबारों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्रमुख सुर्खियां हैं जिन्हें जगह दी गई है अखबारों में? सुप्रभात कृतिका, जिन प्रमुख खबरों को आज अखबारों में सुर्खियां दी गई हैं वो है सबसे बड़ा मुद्दा AQI का। जी हाँ, AQI इस समय खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है और जैसे कि हम भी पल पल की खबर दे रहे हैं, ऐसे में अखबारों ने भी AQI को लगातार प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने, अगर दिल्ली जागरण की बात करें तो मशहूर शायर मलिकजादा मंजूर का एक शेर उन्होंने कहा है कि शहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल हैं, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। जी हाँ, दिल्ली का हाल इस समय खतरनाक श्रेणी में AQI 500 से ऊपर जा रहा है और तमाम शोध इस समय आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि 72% बढ़ा है प्रदूषण पिछले 18 सालों में। और अगर ये PM 2.5 के कण की बात की जाए तो फेफड़ों पर खतरनाक असर पैदा कर सकता है भविष्य में। अगली खबर की बात करें कृतिका, तो अगली खबर प्रधानमंत्री के G20 में मंत्र की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री लगातार हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और ऐसा ही उन्होंने वहां के मंच पर भी कहा। उन्होंने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की बात कही, जहां उन्होंने इस मंच पर कहा कि वैश्विक संघर्षों के उर्वरक संकट ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित है और G20 को इसे दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील की धरती पर जलवा दिखा, कई द्विपक्षीय मुलाकात हुई और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अगली खबर का रुख करते हैं, जो बेहतरीन खबर आ रही है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई भारत की, जहां G20 में इस साल सबसे तेज 7% दर से बढ़ेगी हमारी GDP। जी हाँ, चीन से भी ज्यादा बढ़ सकती है हमारी GDP और GDP। दुनिया भर में इस समय अनिश्चितता का माहौल है और तनाव का माहौल है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है और 7% की दर से आगे बढ़ सकती है हमारी GDP। यामा उजाला में प्रकाशित की गई है और आपको बता दें कि जिसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था जो है 4.8% की दर से बढ़ सकती है और हमारी अर्थव्यवस्था मूडीज भी कह रहा है कि 6.6% की दर से बढ़ सकती है हमारी अर्थव्यवस्था। अगली खबर की बात करें, ये भी दैनिक जागरण में प्रकाशित की गई है और AI से जुड़ी खबर है। ये AI कंपनियों के लिए सरकार जो है, हम लगातार देख रहे हैं, प्रयासरत है और ऐसे में एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। वैश्विक मंचों पर भी AI में एक वैश्विक मॉड्यूल बने, इसको लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में AI कंपनियों के लिए नए साल में आ सकती है आचार संहिता। कंपनियों पर आचार संहिता को लागू करने की कोई बाध्यता नहीं होने वाली है, तो नए साल में देखना होगा कि किस तरीके की आचार संहिता AI के क्षेत्र में लाई जाती है। और एक अच्छी खबर, और जी हाँ, ट्रेड फेयर जो है, व्यापार मेला आज आम जनता के लिए खुल रहा है। बिजनेस डे पर महंगी टिकटें होती थी, आज जो होंगी आम जनता के लिए खुल रहा है। 27 नवंबर तक ये व्यापार मेला होगा। विभिन्न राज्यों के व्यंजन का लुत्फ आप उठा सकते हैं इस व्यापार मेले में। साथ ही लखपति दीदी द्वारा तैयार किए गए हस्त निर्मित उत्पादों की भी खरीदारी कर सकते हैं और मेले में इस समय दिखने वाली है महिला सशक्तिकरण की झलक, तो जरूर देखने जाइएगा आप भी व्यापार मेला। इसके साथ साथ अगर बढ़ते हुए आखिरी खबर की बात करें जो अखबारों में मुख्यतः प्रकाशित की गई है, वो भी एक बड़ी ही अच्छी खबर है। अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा हुई है। ये पिछले 15 सालों में भारतीयों की संख्या जो है अमेरिका में पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा हुई है और भारत पिछले 15 वर्षों में पहली बार अमेरिका में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भेजने वाला बनकर उभरा है। तो कृतिका, ये थी अखबारों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में और एक बेहतरीन अंदाज के साथ हमारे दर्शकों के सामने साझा करने के लिए। और इसी के साथ ये थी अखबारों की सुर्खियां। आगे बढ़ते हुए नए समय में अब बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरों की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सांसद सीन डफी को परिवहन सचिव चुना है। ट्रंप ने कहा कि विस्कॉन्सिन के पूर्व प्रतिनिधि सीन डफी को परिवहन सचिव के रूप में नामित कर रहे हैं, जो फिलहाल फॉक्स न्यूज के होस्ट हैं। सीन डफी विभाग में विमानन, मोटर वाहन, रेल, ट्रांजिट और अन्य परिवहन नीतियों की देखरेख करेंगे। लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ संघर्ष विराम के अमेरिकी प्रस्ताव पर कुछ समीक्षा के बाद सहमति व्यक्त की है। लेबनान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस प्रयास को युद्ध को समाप्त करने के लिए अब तक का सबसे गंभीर प्रयासों में एक बताया। हालांकि इस पर फिलहाल इजराइल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। 8वीं भारत नेपाल SSB APF की 3 दिवसीय समन्वय बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में दोनों देशों की खुली सीमाओं पर नागरिकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई गई।
उत्तरी फिलीपींस में टाइफून मैनकी के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। फिलीपींस के लोगों को भारी बारिश, तेज हवाएं और भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलीपींस सरकार ने प्रभावित निवासियों को उनके घरों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सहायता की अपील की है। और आगे बढ़ते हुए खबर में अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरों के फटाफट अंदाज में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को नसीहत देते हुए अनैतिक प्रयासों पर अंकुश लगाने के लिए ढांचा मजबूत करने को कहा है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी। बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी से छूट या कम दर को लेकर फैसला किया जा सकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने मेटा कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना मेटा द्वारा अपने दबदबे का दुरुपयोग करने और 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करते समय प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में लगाया गया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में ये इंडस्ट्री 25 से 30% की चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR के साथ 1.2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 77 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जारी किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 3.0 के तहत कवर किए गए 1,77,000 से अधिक पेंशनभोगी 90 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि 17,212 पेंशनभोगी 80 से 90 वर्ष की उम्र के हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने अपने एकीकृत QR टिकटिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। इस सिस्टम से यात्री अब एक ही प्लेटफॉर्म पर नमो भारत और मेट्रो सेवाओं के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। अक्टूबर में भारत के मुख्य समूह निर्यात में 27.7% की वृद्धि हुई। इसमें इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चावल जैसी कैटेगरी में वृद्धि विशेष रूप से मजबूत रही। क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। और कारोबार जगत की खबरों के बाद अब बात खेल जगत की खबरों के अंदाज रहेगा फटाफट। बिहार में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के सामने होगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से शिकस्त दी थी। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को मिली ये जीत किसी टॉनिक से कम नहीं है। हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम की कमान आमिर अली के हाथों में होगी, जबकि उप कप्तानी रोहित करेंगे। हैदराबाद में भारतीय फुटबॉल टीम और मलेशिया के बीच खेला गया अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। भारतीय टीम के लिए इस साल का 11वां मैच था। भारतीय टीम ने इस साल के रिकॉर्ड पर गौर करें तो टीम को अपनी पहली जीत की तलाश है। 11 मैचों में से टीम को 6 में हार मिली, जबकि 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। यूएफए नेशंस लीग मुकाबले में सोमवार को स्पेन के स्विट्जरलैंड की टीम को 3-2 से हरा दिया। वैसे ये मुकाबला स्पेन के लिए काफी रोचक रहा, जिन्होंने इंजरी टाइम में गोल कर खुद को जीत दिला दी। स्पेन की ओर से इंजरी टाइम में अहम गोल ब्रायन ज़ारागोजा ने किया। वैसे स्पेन की टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। यूएफए नेशंस लीग में क्रोएशिया की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम ने ये कामयाबी पुर्तगाल के साथ 1-1 के मुकाबले ड्रॉ खेलकर हासिल की है। तो वहीं पुर्तगाल की बात करें तो टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं मौसम के हाल की और जानते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान भारत के अन्य शहरों का।
और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपको दिखा के जाएंगे कुछ बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। जी हाँ, प्रधानमंत्री की ओर से साझा किए गए इस वीडियो के साथ, जिसमें G20 सम्मेलन के पहले दिन की तस्वीरों को साझा किया गया है। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे